कल की क्विज़ के लिए जो आपको एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है वो एक्सरसाइज आपकी 3.1। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 2 वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मेटल एंड सेम लेंथ एंड हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन द रेशो ऑफ 2:1। इफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ईच वायर इन टर्न व्हाट विल बी द रेशो ऑफ करंट फ्लो इन ए एंड बी। ठीक है, तो इसमें क्या आपको जो कंडीशंस दी हुई हैं, तो पहले तो आपकी जो मेटल है वो आपकी सेम है, यानी कि जो मटेरियल है वो आपका सेम है, तो यानी कि जो रो की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। इसके बाद जो लेंथ है वो भी आपकी सेम है, दोनों वायर्स की जो लेंथ है, 2 वायर्स आपको गिवन है, वायर ए एंड वायर बी, तो दोनों जो हैं वो सेम मटेरियल की बनी है, यानी कि रो की वैल्यू सेम आएगी, सेम लेंथ की बनी हुई हैं, तो यानी कि उनकी लेंथ भी सेम आएगी। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी कि जो ए है वो कितने रेशो में आपको गिवन है, 2:1 में जो उनका एरिया है वो आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें फिर आपको बताना है कि इफ़ सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि अगर हम दोनों के अलोंग अगर हम वी पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो व्हाट विल बी द रेशो ऑफ करंट फ्लो इन ए एंड बी। तो हमें ए और बी में करंट निकालना है। दोनों वायर्स की सारी चीज़ें सेम है, लेंथ भी सेम है, रो की वैल्यू भी सेम है, सिर्फ उनका क्या चीज़ है कि पहले वाली जो वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल है और जो दूसरे वाली वायर है उसका क्रॉस सेक्शन डबल नहीं है, यानी कि पहले वाली वायर का क्रॉस सेक्शन डबल है, तो करंट जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम इसका देख लेते हैं। तो ये वाली जो वायर है ये पहली वायर है। ठीक है, तो पहली वायर की जो रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले वाली वायर की जो रेजिस्टेंस होगी आपकी ρL/A, तो इसको हम लिख लेंगे। वह यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की इसने जो रजिस्टिविटी लिखी है वो ρ0 लिखी है, लेंथ जो है वो L0 लिखी है और एरिया जो है वो A0 लिखा है। तो यानी कि जो पहली वायर की जो रेजिस्टेंस हो गई R = ρ0 L0 A0। फिर उसने कहा है कि जो दूसरी वायर है उसका एरिया ऑफ पहली वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल है, तो इसने अगर पहली वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे A लिखा है, ठीक है, तो दूसरी वायर का क्या हो जाएगा, दूसरी वायर का A/2। तो इसने क्या माना है कि जो पहली वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है तो दूसरी वायर का क्या हो जाएगा A/2, क्योंकि तभी जो है पहली वायर का क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, तो पहले वाली वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A अगर उसने लिया है तो दूसरी वायर का उससे आधा होगा, तभी वो उसका पहली वायर का उससे डबल होगा। तो इसलिए फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, तो बाकी सारी चीज़ सेम है, लेंथ भी सेम है, रजिस्टिविटी भी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, तो पहली वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A आएगा और दूसरी वायर का A/2। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहली वायर का 2A ले सकते हो और दूसरे का A लेके भी आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपने पहली वायर का जो एरिया है उसको आपने 2A ले लिया और दूसरी वायर का जो एरिया A ले लिया, ठीक है, तो इससे भी आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोनों वायर की जो है लेंथ है वो आपकी सेम है, इसकी जो रजिस्टिविटी है वो भी दोनों की सेम है और इसका जो एरिया है वो A है और इसका जो एरिया है वो आपका A/2 है। तो इसमें फिर आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लिया, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपका क्या होता है, R = ρL/A। तो इसमें आपने दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली, तो पहली वाली वायर के लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी R1 = ρ0 L0 A0 और दूसरी वायर के लिए अगर हम ρ0 L0 डिवाइड बाय A की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे A की जगह हम यहाँ पे A/2 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो जो R2 की वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आएगी, R2 विल बी 2 ρ0 L0/A। तो पहली वायर की जो रेजिस्टेंस है वो निकली आपकी ρ0 L0/A0 और सेकंड वायर की जो रेजिस्टेंस निकली वो निकली आपकी 2 ρ0 L0/A0। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, R = ρL/A। तो ये फॉर्मूला आपको रेजिस्टेंस के लिए याद रखना है। तो फिर यहाँ से दोनों वायर्स की हमने रेजिस्टेंस निकाली, फिर उसने कहा कि अगर दोनों वायर्स को हमने V के अक्रॉस, कोई भी हमने बैटरी है उस बैटरी की वोल्टेज कितनी है V के अक्रॉस अगर हम उस दोनों को जोड़ते हैं तो करंट कितना फ्लो करेगा। तो इसका मतलब इसने ये फिर फिगर से बताया कि ये जो रेजिस्टेंस आपकी R1 है इसके अक्रॉस जो आपने बैटरी लगाई है वो भी आपकी V बैटरी है और जो रेजिस्टेंस R2 है उसके अक्रॉस भी जो आपकी बैटरी है वो आपकी V2 है। अब हम इसमें ओम का नियम लगा के
करंट की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें जो फर्स्ट वाली वायर में जो करंट होगा आई, वो किसके बराबर होगा, ओम का नियम आपका किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो जो आई की वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर होगी, आई विल बी V बाय आर के बराबर। तो आई किसके बराबर हो जाएगा आपका, V बाय आर के बराबर। तो यहाँ से V बाय आर वन हो गया यहाँ से। तो सेकंड वाले करंट को हम कैसे निकालेंगे, V बाय आर टू। तो हम इसको रेशो निकालेंगे आई वन बाय आर टू का, अगर हम दोनों को डिवाइड कर लें तो V बाय आर वन डिवाइड बाय V बाय आर टू। तो V से V कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बैटरी की जो पोटेंशियल है वो आपकी सेम है, बैटरी वोल्टेज आपकी सेम है। तो इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2। तो इसका मतलब कि दोनों में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा आपका 2:1। तो हमने क्या हमारा क्या क्वेश्चन था कि आपके पास दो वायर हैं, पहली वाली वायर का जो एरिया है वो डबल है तो दूसरी वायर का एरिया ए है, तो उसमें करंट की रेशो निकालें। तो करंट की रेशो कितनी आएगी आपकी, करंट विल बी इन द 2:1। तो ये वाला आंसर जो होगा ये आपका करेक्ट होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। कौन सा जो है वो आपका इनकरेक्ट है, कौन सा जो है वो आपका सही नहीं है। रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज़, तो हमने पढ़ा था कि जो कंडक्टर की रजिस्टिविटी होती है वो हमारी डिक्रीज़ होती है टेम्परेचर के साथ में। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रजिस्टिविटी आपकी इंक्रीज़ होती है, सेमीकंडक्टर के केस में आपकी डिक्रीज़ होती है। तो इसमें कौन से वाला इनकरेक्ट है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ये वाला आपका गलत है कि जो रजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है, ये आपका गलत है। तो बल्कि आपकी जो रजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो रजिस्टिविटी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है कंडक्टर के केस में। तो ये पहले वाला ऑप्शन इसमें गलत है। इसके बाद इसमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ohm आर कनेक्टेड इन ए ट्रायंगुलर शेप, द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 वर्टिसेस विल बी। तो ये इसमें दिया हुआ है कि कोई भी जो आपकी 3 रजिस्टेंस हैं, तीनों जो हैं वो आपकी 2 ohm की है, तो किन्हीं भी 2 वर्टिसेस के बीच में यानी कि P और Q के बीच में कितना रजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये वाला जो रजिस्टेंस है ये हो जाएगा आपका 2, और ये जो 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, ये दोनों आपके सीरीज़ में कनेक्ट हैं। तो जब आपके सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, 2 + 2 = 4। तो ये वाला जो रजिस्टेंस हो जाएगा ये आपका 4 हो जाएगा ऐसे। तो नीचे वाला जो 2 है और जो ऊपर वाला 4 है ये आपके किस में हो जाएंगे, ये आपके पैरेलल कम्बिनेशन में हो जाएंगे। तो जब भी पैरेलल कम्बिनेशन में हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो नीचे वाला रेजिस्टेंस है वो हमने 2 जो है वो एज इट इज़ लिख लिया, और ये जो 2 और 2 वाले थे इनको हमने सीरीज़ में जोड़ लिया। तो सीरीज़ में जोड़ने के बाद इनकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी 4 ohm आएगी। अब ये 2 वाला रेजिस्टेंस और जो 4 वाला रेजिस्टेंस है ये आपका किस में है, ये आपका पैरेलल कम्बिनेशन में है। तो जब भी पैरेलल कम्बिनेशन में होता है तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, 1/2 + 1/4। तो इसका एलसीएम अगर हम करें 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 1 = 3/4, और इसको उल्टा करके हम लिखते हैं तो 4/3। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 4/3। तो ए जो है इसका आंसर आएगा आंसर 4/3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटालिक कंडक्टर वेरी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से जो हमारा मेटालिक कंडक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आपकी कैसे चेंज होती है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मेटालिक कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो आपकी कैसे इंक्रीज़ होती है। तो हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की जो है थर्मल इलेक्ट्रॉन्स की जो है काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। तो उसके जो कोलिजन्स हैं वो आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं, और कोलिजन्स के इंक्रीज़ होने से जो टाउ की वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको करना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो डिक्रीज़ हो जाती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी जल्दी मूव करता है, और जल्दी जल्दी मूव करता है तो कोलिजन उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, और कोलिजन अगर बहुत ज़्यादा होते हैं तो कोलिजन का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाता है, और इसीलिए जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आपकी कम हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ
कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर ऑफ द मेटालिक कंडक्टर, यानी कि मेटालिक कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी जो है वो आपकी कैसे जो है वो आपकी, तो हमें पता है कि मेटालिक कंडक्टर को अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे ही हम किसी भी मेटालिक कंडक्टर को गर्म करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी जो है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये वाला ग्राफ हमें बनाना है। तो हम ये बता सकते हैं कौन से मटेरियल के लिए है, ये आपका कॉपर मटेरियल के लिए भी आपका हम इसको बता सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये आपको लर्न करना है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है कंडक्टर की, वो टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो यानी कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो कंडक्टिविटी का क्या सिंबल होता है आपका, ये सिग्मा की वैल्यू आपकी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि इसमें रजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है, एक कार्बन रजिस्टर हैज़ 3 स्ट्रिप्स। एक कार्बन का जो रजिस्टर है उसमें 3 स्ट्रिप हैं, यानी कि उसमें 3 कलर हैं। ठीक है, तो उसमें पहला कलर जो है वो आपका रेड कलर है, दूसरा कलर 3 स्ट्रिप्स ऑफ द रेड कलर एंड ए गोल्ड स्ट्रिप, यानी कि उसमें 3 जो हैं वो रेड कलर की स्ट्रिप हैं। ठीक है, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, तो ये भी रेड है, ये भी रेड है और ये भी रेड है, और ये वाली आपको बतानी है कि ये जो लास्ट वाली है ये गोल्ड है। तो आपको बताना है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, तो यानी कि पहले फिर हम देखेंगे इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो रेड कलर के लिए पहला नंबर भी 2 होगा, दूसरा नंबर भी 2 होगा। ठीक है, तो रेड कलर के लिए पहला नंबर 2 होगा, दूसरा नंबर भी 2 होगा, फिर उसके बाद हम उसको क्या लिखेंगे, उसका मल्टीप्लाई लिखेंगे, तो वो भी कितना आएगा 2। और गोल्ड के लिए आपकी जो वो होती है टॉलरेंस होती है, उसको हम कितना लिखते हैं 5%। गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%, और अगर कोई भी कलर नहीं है तो टॉलरेंस कितनी आएगी आपकी 20%। तो ये आपकी रेजिस्टेंस निकलेगी रेड कलर। ठीक है, तो कलर कोडिंग रेजिस्टेंस से ये आपको इनके नंबर जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो वो कल हमने ऐसे बताया था आपको, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो ये हमने बताया था आपको, इस तरीके से आपको इनके कलर्स याद रखने हैं। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे रेड के लिए कितना आएगा आपका 2। तो इस तरीके से आप सारे कलर्स के जो है नंबर याद कर सकते हो। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं करना है क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस वाला हमने नहीं किया है अभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, सिल्वर एंड मैंगनीन आर हमें गिवन है। तो विच ऑफ द बेस्ट कंडक्टर, तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया कि हमारे पास 3 मटेरियल है, एक कॉपर का मटेरियल दिया हुआ है, एक सिल्वर का दिया हुआ है और एक मैंगनीन का दिया हुआ है। तो तीनों की रेजिस्टेंस जो है, हमें तीनों की जो रजिस्टिविटी है वो हमें दी गई है। पहले की कॉपर की ये रजिस्टिविटी है, सिल्वर की ये रजिस्टिविटी है और मैंगनीन की ये रजिस्टिविटी है। तो आपको बताना है कौन सा बेस्ट कंडक्टर है, कौन सा सबसे अच्छा कंडक्टर है। तो कौन सा सबसे अच्छा कंडक्टर होगा, जिसकी रजिस्टिविटी की वैल्यू सबसे कम होगी, वो आपका सबसे अच्छा कंडक्टर होगा। तो रो की वैल्यू जो है जिसकी सबसे कम होगी, तो यहाँ पे देखो सबसे कम वैल्यू किसकी है, तो सबसे कम वैल्यू है आपकी इसके लिए। ठीक है, तो सबसे कम वैल्यू जो आएगी वो आपकी आएगी ये सेकंड वाले मटेरियल की। पहला वाले मटेरियल की है 1.7, दूसरे की है 1 और तीसरे की है आपकी 44, क्योंकि पावर तो सेम है, तीनों की पावर सेम है। तो कौन सा नंबर, पहले वाला नंबर है 1.7, दूसरा है 1 और तीसरा है आपका 44। तो सबसे कम किसकी है, सिल्वर की। तो कौन सा, तो जिसकी जो रजिस्टिविटी सबसे कम होगी, तो रेजिस्टेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू द रजिस्टिविटी। तो जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी वही जो आपका बेटर कंडक्टर होगा। तो सिल्वर जो है वो आपका सबसे बेटर कंडक्टर होगा यहाँ पे। इसके बाद ये जो दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 4, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं आपके A एंड B। पहले बल्ब की ये वोल्टेज गिवन है और ये पावर गिवन है, और ये दूसरे बल्ब की वोल्टेज गिवन है एंड पावर गिवन है। तो आपको ये बताना है कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है,
तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है, पावर किसके बराबर होता है आपका v²/r। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला होता है आपका v²/r। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी v²/p। तो जो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे वो किससे निकालेंगे v²/p। तो पहले के लिए जो रेजिस्टेंस निकल गई उसके लिए v की वैल्यू कितनी गिवन है 220 वोल्ट। तो ये निकल जाएगी आपकी 220 का स्क्वायर अपॉन 40। ठीक है, और दूसरे के लिए ये इस तरीके से निकल आएगी, ये आएगा आपका 220 का स्क्वायर अपॉन 60। तो हम देख रहे हैं कि किसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, दूसरे वाले रेजिस्टेंस का डिनोमिनेटर ज़्यादा है। तो जो आर बी की वैल्यू आएगी वो आपकी कम आएगी। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो पहले वाले बल्ब की रेजिस्टेंस जो है वो आपकी ज़्यादा है, फर्स्ट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस जो है वो आपकी ज़्यादा है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको गिवन है, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन आपको गिवन है, यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट ए कार्बन रजिस्टर। तो यहाँ पे जो कार्बन रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है, तो आपको ये बताना है ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है कौन से 3 कलर से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो ये 3 कलर आपको निकालने हैं। तो फिर आप ऐसे इसको लिख लो। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो यानी कि 0 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें अगर हम 0 1 2 3 4, यानी कि पहला कलर 4 है, तो यानी कि पहला कलर कौन सा आएगा, येलो। उसके बाद दूसरा कलर है 7 5 6 7, तो ये 7 आ गया। तो येलो के लिए आ गया आपका 4 और वायलेट के लिए आ गया आपका 7। तो इसका मतलब पहला कलर हो गया आपका वॉयलेट, दूसरा येलो, दूसरा कलर हो गया आपका वॉयलेट। तो इसको मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे लिख लेते हैं। तो इसको आप लिखोगे बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लिख लेते हैं 6 7 8 9। तो पहला कलर आपको दिया हुआ है 4, तो 4 के लिए आ जाएगा आपका येलो। दूसरा कलर दिया हुआ है आपको 7 के लिए आ जाएगा आपका वॉयलेट। फिर दिया हुआ आपको ऑरेंज के लिए आ जाएगा आपका 3। तो 3 को आप कैसे लिखोगे, ठीक है, तो ऑरेंज के लिए 3 के लिए आ जाएगा आपका ऑरेंज। और लास्ट ±10% है, तो हमें पता है कि 10% टॉलरेंस किसके लिए होती है, आपकी सिल्वर कलर के लिए होती है। तो ये 4 कलर हैं, यानी कि पहला होगा आपका येलो, दूसरा वॉयलेट, तीसरा ऑरेंज और लास्ट वाला सिल्वर। तो इस तरीके से जो है ये आपको करना है। तो ये इसका आंसर था। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, यू आर गिवन द 3 कॉपर्स वायर। 3 कॉपर वायर हैं आपकी, PQR 3 कॉपर वायर हैं, ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पहले की जो लेंथ है वो LA है और LA यानी कि लेंथ L है और एरिया A है। दूसरे की जो है 2LA/2 है और तीसरे की L/2 और 2A है। तो आपको ये बताना है कि किसकी जो रेजिस्टेंस है वो आपकी ज़्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम निकाल लें। तो पहली वाली रेजिस्टेंस के लिए अगर हम निकालें तो R की वैल्यू आपकी क्या आएगी, R = ρL/A, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको LA। ठीक है, दूसरे वाले के लिए तो दूसरी रेजिस्टेंस हम निकालें, रो लेंथ कितनी गिवन है वहाँ पे 2L अपॉन एरिया कितना गिवन है A/2। तो A/2 वाला 2 जो है ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4L/A। ठीक है, और लास्ट वाले के लिए गिवन है आपका, तो यानी कि पहले का जो रेजिस्टेंस निकला वो आपका L/A निकला, दूसरे का जो है वो आपका 4L/A निकला। और अगर हम लास्ट वाले का निकालें, लास्ट वाला कौन सा है आपका, ये वाला,
L/2 और 2a। तो यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस निकालें R इज इक्वल टू रो L कितनी है L/2 रो L/a और एरिया कितना है आपका 2a। तो ये निकल जाएगा आपका 1/4 रो L/a। ठीक है, तो यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सी हुई, सेकंड नंबर वाली। तो सबसे सेकंड नंबर वाली के लिए हमारी वैल्यू कितनी आई है 4 रो L/a। फर्स्ट वाले के लिए आई है हमारी रो L/a और लास्ट वाले के लिए आई है हमारी रो L/4a। तो इसका मतलब कौन सी वाली रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, जो हमारी Q वाली जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर चेंज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेज। कि अगर हम कंडक्टर के टेम्परेचर को कम करते हैं, तो जैसे हम कंडक्टर के टेम्परेचर को कम कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और उसकी जो कोलिजन्स हैं वो भी आपके डिक्रीज़ हो जाएंगे। अगर कोलिजन डिक्रीज़ हो जाएंगे तो जो आपको रिलैक्सेशन टाइम टाउ है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा और उससे जो आपके रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा आपका वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपको यही बताना है कि कैसे जो है वो आपका रिलैक्सेशन टाइम इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है जब आप टेम्परेचर को क्या करते हो, कम करते हो। तो जैसे ही हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के जो कोलिजन्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो उसके कोलिजन्स कम हो जाएंगे और कोलिजन्स कम हो जाएंगे तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कोलिजन टाइम को हम किससे लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं रिलैक्सेशन टाइम को। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर एंड हाउ डज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी चेंज व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज डिक्रीज एंड अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो सबसे पहले हमें जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मोबिलिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो मोबिलिटी डेफिनेशन होती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी मोबिलिटी होती है म्यू, उसको हम लिखते हैं VD/E। ठीक है, तो जो मोबिलिटी क्या होती है आपकी, मोबिलिटी इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यू इज इक्वल टू VD/E। ठीक है, तो फिर इसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं, तो टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज़ करते हैं तो जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा और जो मोबिलिटी होती है वो रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती है, तो मोबिलिटी जो है वो भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम आपका इंक्रीज़ हो जाता है। टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो उसके जो कोलिजन्स हैं वो कम हो जाएंगे और उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम आपका इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो आपका जो मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की वो भी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि मोबिलिटी आपकी किस पे डिपेंड करती है, ये इस पे डिपेंड करती है आपकी E टाउ/m। तो ये जो टाउ है ये इस पे डिपेंड करती है। तो मोबिलिटी अगर टाउ बढ़ता है तो मोबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, अगर टाउ आपका डिक्रीज़ होता है तो मोबिलिटी आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर को कम करते हो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन्स कम हो जाएगा, कोलिजन्स कम हो जाएगा तो टाउ की वैल्यू बढ़ जाएगी और उससे जो मोबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो पहला तो यही हो गया कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो मोबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि टाउ की वैल्यू जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके बाद फिर सेकंड इसने पूछा है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें तो क्या मोबिलिटी आपकी, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करने से क्या मोबिलिटी आपकी होगी। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो ये फॉर्मूला है आपका मोबिलिटी का। तो इसमें जो है मोबिलिटी हम देखते हैं कि मोबिलिटी जो है किसी भी चार्ज पार्टिकल की वो इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, क्योंकि ये किसके बराबर होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि इसके फॉर्मूले में कोई भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं आ रहा है। तो यानी कि जो आपकी मोबिलिटी है किसी भी चार्ज पार्टिकल की, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम पोटेंशियल को डबल भी करते हैं तो मोबिलिटी जो है वो आपकी चेंज नहीं होगी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था
कि मोबिलिटी जो है चार्ज पार्टिकल की वो इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अगर हम पोटेंशियल को डबल भी करते हैं तो मोबिलिटी जो है आपकी वो चेंज नहीं होगी। तो टेम्परेचर को कम करते हैं तो मोबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वो इंडिपेंडेंट होती है, उस पर कोई भी फ़र्क आपका नहीं पड़ेगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है कि कोई भी जो करंट है वो आपका I0 प्लस AT है। I0 की वैल्यू 4A है और A की वैल्यू आपकी 2 एम्पीयर पर सेकेंड है। तो आपको चार्ज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर होती है, तो I किसके बराबर होता है आपका, I इज इक्वल टू dQ/dt, ठीक है। तो Q, तो यहाँ से अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो dQ किसके बराबर हो जाएगा, dQ इज इक्वल टू I इंटू dt। तो अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लें तो चार्ज की वैल्यू को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो dQ का इंटीग्रेशन करके Q की वैल्यू आएगी और I इंटू dt का इंटीग्रेशन जो है फिर हम यहाँ पे करेंगे। तो I की जगह फिर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे I0 प्लस AT। तो I0 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा आपका I0 इंटू टी प्लस AT का क्या होगा AT²/2। तो ये इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। और इसमें फिर हम लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट आपको कहाँ से कहाँ तक लेनी है, लिमिट जो है आपको ये लेनी है, इसमें फिर t की वैल्यू I0 की वैल्यू जो है वो आपको 4 पुट करनी है। तो I0 की जो वैल्यू होगी इसमें 4 पुट करना है और जहाँ पे जो a की वैल्यू है वो आपको 2 पुट करनी है। तो इससे जो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और टाइम की जो वैल्यू है फाइंड द चार्ज, फिर टाइम की जो वैल्यू है इन 10 सेकेंड, यानी कि जो इंटीग्रेशन आप करोगे नीचे वाला जो टाइम आएगा वो 0 आएगा और ऊपर वाला जो 10 आएगा वो आपका 10 आएगा, यानी कि t की जो जगह है वो आपको 10 पुट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका इसमें। तो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन जो आपने यहाँ पे सोल्व किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको दिया गया है कि 2 कॉपर वायर्स हैं आपके पास, 2 कॉपर वायर्स हैं और दोनों की जो लेंथ है वो आपकी 1/2 रेशो में है और दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो आपकी 1/2 रेशो में है। दे आर कनेक्टेड इन, पहले आपने उनको सीरीज़ में कनेक्ट किया है और एक बार आपने बैटरी के साथ, ठीक है। तो कॉपर की 2 वायर्स हैं, दोनों का जो लेंथ है वो 1/2 रेशो में है और दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो 1/2 रेशो में है। तो आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, एक बार आपने सीरीज़ में कनेक्ट किया है बैटरी के साथ और एक बार बैटरी के साथ आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो आपको ये बताना है रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, यानी कि दोनों वायर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, अगर आप उसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हो तो उसकी रेशो कितनी आएगी और अगर आप उसको बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो उसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी। तो पहले हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी R1 कितनी गिवन है, ρL/A, पहली वायर की हमने ले ली और दूसरी वायर के लिए हमने ले ली ρL'/A', ठीक है, क्योंकि दोनों वायर जो हैं आपकी सेम मटेरियल की हैं तो रो की वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी। तो पहली वाली वायर की जो लेंथ है वो L ले ली और एरिया A ले लिया और दूसरे वाली वायर के लिए जो है लेंथ हमने L' ले ली और एरिया हमने A' ले लिया। इसके बाद फिर अगर हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं कि पहले अगर हमने उनको सीरीज़ में जोड़ा है तो जैसे हम सीरीज़ में जोड़ते हैं तो करंट की वैल्यू सीरीज़ में क्या होती है, सेम होती है। और फिर हमने I का फॉर्मूला पढ़ा था, I का फॉर्मूला क्या होता है, NEAV इंटू डी। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इज इक्वल टू NEAVD, ठीक है। तो क्योंकि दोनों में करंट की वैल्यू सेम है तो पहले वाली वायर के लिए हमने लिख दिया I इज इक्वल टू NEAVD और दूसरी के लिए हमने लिख दिया I इज इक्वल टू NE, A की जगह हमने लिख दिया A' और VD की जगह लिख दिया हमने VD'। तो बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपके कैंसिल हो जाएंगे, NE से NE कैंसिल हो गया। तो क्योंकि दोनों का जो एरिया है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा आपका VD/VD' की वैल्यू वो कितनी आएगी, वो आपकी 1 आएगी। तो अगर आपने सीरीज़ में इनको जोड़ा है तो यहाँ पे जो VD/VD' की वैल्यू आएगी वो आपकी सेम आएगी, ठीक है। इसके बाद फिर अगली जो है कि वायर्स को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो अगर आप वायर्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो उनके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो होगी वो आपकी सेम होगी। तो V1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, V2 के बराबर होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ से फिर V1 को हम क्या लिख सकते हैं, V1
ओम के नियम से किसके बराबर आएगा आपका I1R1 इज इक्वल टू I2R2। ठीक है, तो I1 की वैल्यू फिर हमने यहाँ पे लिख ली। तो I1 की जो वैल्यू है, I1 की जगह हमने लिख लिया NEAVD और R की जगह हमने लिख दिया ρL/A। ठीक है, तो I1 की जगह हमने लिख दिया NEAVD और R की जगह लिख दिया हमने ρL/A। तो ये लेफ़्ट साइड में लिख दिया, ऐसे फिर हमने राइट साइड में लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें VD/VD डैश की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी आपकी 2 वोल्ट 2। तो यानी कि ये हमें क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, कि यहाँ पे 2 वायर्स हैं, दोनों की जो रेजिस्टेंस है, दोनों की जो लेंथ है वो आपकी 1/2 में है और जो आपकी रेजिस्टेंस है वो 1/2 में है। तो इस तरीके से हमने जब आपकी वो सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेशो होती है वो 1 होती है, और जब हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो आपकी 2 होती है। तो थैंक यू, आई होप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे।